नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे रोज देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि दिन भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में इनसे बातचीत की जाए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। अ, एक कई मुद्दे हैं पर एक मुद्दा जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया कल से लेके आज तक वो है प्रियंका गांधी को अच्छा खासा मीडिया कवरेज मिलना। मुझे लगता था कि एक सीट खाली हुई है वायनाड की, वहां पर प्रियंका गांधी को पहले से ही कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है, तो इतनी बड़ी घटना तो नहीं है, पर मैंने देखा कि काफी ज्यादा इसकी चर्चा मीडिया में रही। क्या आप ये मानते हैं कि ये देश की राजनीति में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जिससे आने वाले समय में कुछ फर्क पड़ सकता है कि प्रियंका गांधी बाकायदे संसद में आने वाली हैं, या फिर ये कांग्रेस समर्थक मीडिया की एक कार्रवाई के रूप में समझेगा? केवल कांग्रेस समर्थक मीडिया ने ही प्रियंका गांधी को महत्व नहीं दिया है, बल्कि एक ऐसे मीडिया ने भी प्रियंका गांधी को महत्व दिया है और पहले भी देता रहा है, जो उस तरीके से कांग्रेस समर्थक के रूप में रेखांकित इसे नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले जब प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में, यानी केवल पहले तो वो केवल अपनी माँ और भाई के निर्वाचन क्षेत्र का ही राजनीतिक प्रबंधन करती थी, लेकिन जब उन्हें वास्तव में कांग्रेस का महासचिव बनाकर सक्रिय राजनीति में उतारा गया और उत्तर प्रदेश में उन्हें लॉन्च किया गया, तो उस दिन पूरे दिन मैं भी टीवी के ऊपर था और ये कार्यक्रम लगातार दिखाया जा रहा था। तो उस दिन आज के जमाने में जबकि सारे चैनल जो हैं केवल नरेंद्र मोदी को ही दिखाना पसंद करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना पसंद करते हैं, उस दिन लगभग सभी चैनलों के ऊपर प्रियंका गांधी को ही कई घंटे तक दिखाया गया था और उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी प्रशंसा की गई थी। बताया गया था कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक बहुत उम्दा रब्त ज़ब्त है, वो बहुत मुस्कुराकर बात करती हैं, भाषण देने में भी कुशल है वगैरह वगैरह, उनकी बड़ी प्रशंसा वगैरह की गई थी। राहुल गांधी के साथ वो एक रोड शो वगैरह करते हुए दिखाई गई थी उसके अंदर। ये अलग बात है कि उस कार्यक्रम में आश्चर्यजनक रूप से प्रियंका गांधी बिल्कुल बोली नहीं, वो चुप रही। कुछ राहुल गांधी थोड़ा सा बोले, लेकिन प्रियंका चुप रही। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस काफी आगे बढ़ेगी, वो भी नहीं हुआ और प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जाने का कोई लाभ दरअसल कांग्रेस को नहीं हुआ। खैर ये अलग बात है। आपने जो सवाल पूछा तो वो सवाल ये है कि मीडिया उसको इतना महत्व क्यों देता है। मुझे लगता है कि मीडिया को नेता की तलाश रहती है या नेताओं की तलाश रहती है, आप कह सकते हैं। वो ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी मीडिया के सबसे प्रिय नेता हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो किसी और नेता की तलाश में नहीं रहता है। मीडिया को एक चेहरा चाहिए और प्रियंका गांधी के पास एक चेहरा है। मीडिया को एक आवाज चाहिए और प्रियंका गांधी के पास एक आवाज भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। उनकी राजनीतिक सफलताएं या विफलताएं जो भी हों, उनकी हम समीक्षा करते रह सकते हैं। सभी नेताओं की राजनीतिक सफलताएं विफलताएं होती हैं, लेकिन वो एक रेडीमेड चेहरा है और मीडिया मनी मन ये भी चाहता है कि प्रियंका गांधी कुछ ऐसा करें जिससे उनका और महत्व बढ़े और फिर एक एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का, जैसे राहुल गांधी ने अपना महत्व बढ़ाया भारत जोड़ो यात्रा, 2 भारत जोड़ो यात्राओं के बाद और लोकसभा चुनाव में सुधरे हुए प्रदर्शन के बाद, या विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में अपने प्रदर्शन के बाद अपना महत्व बढ़ाया, तो उसका भी मीडिया में आमतौर पर स्वागत हुआ है राहुल गांधी का, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी की उपेक्षा नहीं हुई है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को की पहलकदमी भाजपा से छीनी है, इस बात का भी मीडिया में स्वागत हुआ है। जाहिर है अभी भी नरेंद्र मोदी मीडिया के हीरो हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं कि नरेंद्र मोदी की कोई प्रतियोगिता न हो, तो अगर एक और प्रतियोगी आ सकता है। और पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि प्रियंका गांधी ने कई अच्छे भाषण दिए थे। कुछ भाषण तो प्रियंका गांधी के ऐसे थे जिनकी उस लोकसभा चुनाव में बड़ी चर्चा हुई थी और नरेंद्र मोदी को तुर्की बतुर्की जवाब देना या भाजपा के प्रवक्ताओं या वक्ताओं को तुर्की बतुर्की जवाब देना, इसमें भी उन्होंने कई जगह बाजी मारते हुए वो दिखी थी। तो मीडिया को एक चेहरे की तलाश है और प्रियंका गांधी के पास चेहरा भी है और आवाज भी है, तो इसलिए वो केवल एक उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाली ऐसी नेता नहीं है जिनका उपचुनाव जीतना लगभग गारंटी शुदा है। उनका एक महत्व है और रहेगा।
क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में एक बात यह हो गई कि 2 बड़े नेता तो हो ही गए जो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एक दक्षिण सँभाल सकते हैं, एक उत्तर सँभाल सकते हैं या अपनी भूमिका को अदल-बदल भी सकते हैं। ये एक अच्छी बात हुई कांग्रेस के लिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात रही। अभी तक कांग्रेस के साथ में ये था कि कांग्रेस को दक्षिण में कोई उनके पास कोई पॉइंट मैन नहीं था उनके पास। टीसी वेणुगोपाल जो है वो केवल दक्षिण का कामकाज कांग्रेस की तरफ से संभालते थे। लेकिन अब प्रियंका गांधी जब वायनाड से सांसद हो जाएंगी, तब स्पष्ट रूप से वो दक्षिण में कांग्रेस का कामकाज संभालने की स्थिति में होंगी। हो सकता है दक्षिण अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से उनको सौंप दिया जाए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए दक्षिण से कांग्रेस के अध्यक्ष भी है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दक्षिण के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि दक्षिण का काम खासतौर से संभालते हुए प्रियंका गांधी पूरे देश में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रचार का काम कर सकती हैं। दूसरे, जो उनकी वक्तृत्व क्षमता है, उसमें वो पार्लियामेंट में, संसद में एक अच्छे सांसद के रूप में, एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन रूप में उभर सकते हैं प्रियंका गांधी। उसके लिए उन्हें तैयारी करके आना होगा, और अगर वो कुछ अच्छे भाषण दे पाई, तथ्यों और आंकड़ों और तर्कों से भरपूर, तो फिर लोग उत्सुकता पूर्वक उनको सुना करेंगे संसद में, और उससे कांग्रेस और विपक्ष को बहुत लाभ होगा। आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि प्रियंका गांधी के सामने कम से कम 2 बड़ी बाधाएँ तो हैं ही। एक बड़ी बाधा है कि उनके पति के ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और ये कहा जाता है कि जैसे ही वो ज़्यादा सक्रिय होंगी, ये आरोप फिर से उभर कर सामने आ जाएँगे। और हम्म। दूसरी बात ये कही जाती है कि परिवारवाद का जो आरोप है, अगर एक ही परिवार से इतने सारे नेता आ जाएँगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का मुद्दा उठाती है, वो और मजबूती से आएगा। आपको क्या लगता है कि दोनों मुद्दे कारगर हैं अभी? देखिए, भाजपा तो परिवारवाद का मुद्दा लगातार उठा ही रही है, प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी मेरा आकलन यही है कि भारत का जो मतदाता मंडल है, भारत के वोटर जो हैं, उनकी निगाह में परिवारवाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो ये तय करें कि भाई कांग्रेस को हम कम वोट देंगे या बिल्कुल वोट नहीं देंगे, या कांग्रेस के प्रति अगर उनकी कोई नाराजगी है, कांग्रेस से कोई अनमनापन है, तो उसमें परिवारवाद कोई बड़ा कारण नहीं। बड़ा कारण क्या, बिल्कुल कोई भी कारण नहीं। क्योंकि अगर कांग्रेस में निश्चित रूप से परिवारवाद या वंशवाद की हद तक का परिवारवाद है ही कांग्रेस में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस के ग्राफ में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि वो काफी नीचे गिर गया था, इसलिए जो कुछ भी होता है बढ़ोतरी होती है। इस बार लगभग उसके उसके सांसद दूने हो गए और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए हैं। तो कांग्रेस तो पहले से भारतीय राजनीति में मजबूत हुई है। कांग्रेस की उसमें गिरावट तो हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला, रॉबर्ट वाड्रा वाले मामला तो ऐसा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जवाबदेह है। भाई, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तो जो मामले भाजपा बताती है, जो जांच एजेंसियों के पास है, वो तो बहुत पुराने मामले हैं। ये हरियाणा वाला मामला है, जो भी मामला है, बहुत पुराने मामले हैं। उनको ईडी और इनकम टैक्स वगैरह सब बुला के पूछताछ भी रॉबर्ट वाड्रा को कर चुके हैं, लेकिन आज तक तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इन लोगों ने कुछ कर नहीं पाया। 10 साल तक वहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। तो छींटाकशी करने के लिए या अपनी बात कहने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का सहारा लेंगे ये लोग, लेकिन आज तक तो भारतीय जनता पार्टी रॉबर्ट वाड्रा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, बाल बांका भी नहीं कर पाई। एक और चर्चा रही आज के दिन काफ़ी कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक तस्वीर दिखाकर कहा कि खड़गे जी का अपमान हुआ है और उन्हें अंदर नहीं आने दिया। फिर कांग्रेस ने दूसरी तस्वीर जारी की कि वो तो सामने सबसे आगे बैठे हुए थे। मेरा सवाल ये है कि जो खड़गे के अपमान का जो पूरा मसला है, एक पूरे सिंड्रोम के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बार-बार आती है, उसे हम कैसे समझें? क्या कांग्रेस इसमें कहीं चूक करती है या भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का निशाना लगाने की कोशिश करती है? अक्सर वो असफल होती है, कई बार सफल भी होती है। भाई, खड़गे तो कांग्रेस के 3 सर्वोच्च नेताओं में से एक है, 4 सर्वोच्च नेताओं में से एक है। राहुल गांधी, जो मेरे ख्याल से आ, उस क्रम में सबसे ऊपर है। नंबर 2 पे सोनिया गांधी, और नंबर 3 या 4 के ऊपर खड़गे और प्रियंका गांधी है। तो जो कांग्रेस का आला कमान है, खड़गे उसके 4 नेताओं में से एक हैं।
तो खड़गे का कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को कोई कम महत्व मिला है या उनको कोई उनकी बेइज्जती हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी भले ही उठाती रहे, लेकिन मुझे तो इसमें कोई ज्यादा दम नजर आती नहीं। आप खुद ही सोचिए कि खड़गे तकरीबन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस का पूरा संगठन चला रहे, और गांधी परिवार के बाद अगर किसी और दूसरे नेता का कांग्रेस में महत्व है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे का महत्व है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कांग्रेस अध्यक्ष और वहां पर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वहां पर जो पर्यवेक्षक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर खड़े होंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम को हम कैसे समझे? क्या कांग्रेस ने हथियार डाल दिया या उसने समझदारी से काम लिया? भाई मुझे तो लगता है कि अखिलेश को अभी भी चाहिए कि वो कांग्रेस से कहे कि वो दो या 3 सीटें लड़ ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस कहती है कि या तो आप हमें हमारी मर्जी की या मर्जी की संख्या में सीटें दीजिए, या हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन हमारा गठजोड़ बना रहेगा, तो वो भी एक रणनीति हो सकती है। अच्छा, अखिलेश ने इस बात को जोर देकर ये कहा है कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने से हमारी ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि अगर दोनों उत्तर प्रदेश में साथ साथ रहेंगी तो ही एक दूसरे को लाभ पहुंचा पाएंगी। कांग्रेस की ताकत समाजवादी पार्टी के मुकाबले बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब उसमें दोनों के बीच में मोहर कौड़ी का अंतर है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ रहना एक तरह की खास तरह की गुणवत्ता प्रदान करता है और दलित और मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण का, विपक्ष में ध्रुवीकरण का एक मौका देता है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण में भी दिक्कत आएगी, और जो दलित वोट कांग्रेस के जरिए उसको मिलते हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत आएगी। तो दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी सांगठनिक शक्ति के मुकाबले और आधार क्षेत्र के संदर्भ में कांग्रेस से बहुत आगे है। तो दोनों को साथ साथ रहना है। अब ये मसला उपचुनावों का मसला है, इससे कोई बहुत ज्यादा बनना बिगड़ना नहीं है, प्रतीकात्मक किस्म का महत्व है। लोग मीडिया के शोरगुल के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। भाजपा की अंदरूनी राजनीति में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से देखा जाए या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव उतना शायद महत्वपूर्ण नहीं है। और समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है, समाजवादी पार्टी इसमें अकेले दम पे लड़ेगी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जाता था कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे योगी आदित्यनाथ की किस्मत का ही फैसला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीने बीते अब ऐसा लगता नहीं है कि अगर प्रदर्शन थोड़ा खराब भी हुआ तो योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व पर कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस वक्त शुरू में लगता था, क्योंकि दिन रात ये खबरें चलती थी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाने वाला है, और यहाँ भाजपा आला कमान के अंदर से पत्रकारों को, अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोगों को स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि हटाए जाने का निर्णय ले लिया गया है। अब तो केवल तारीख तय होनी है कि कब हटाया जाना माकूल रहेगा, मतलब ये नुकसान फायदे का आकलन वगैरह हो रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं रही। अब तो यह है कि जो एक मुसलमान विरोधी मुहावरा पूरे जोश के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है 4 जून के निर्णय के बाद में, लोकसभा निर्णय के बाद में, उसमें मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन उन्हीं की है, इसको नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया है। तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व के ऊपर कोई खतरा है। लेकिन इसमें एक बात और आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ की पहले जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की बात की जाती थी, लोकसभा चुनाव के बाद में वो दावेदारी की बात पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। पहले तो उनकी तरफ से भी दावेदारी की जाती थी, उनके समर्थकों की तरफ से की जाती थी, और आमतौर पर इस तरह की हवा थी कि मोदी और योगी की जोड़ी है, इसमें जब मोदी हटेंगे तो योगी उनकी जगह आएंगे, इस प्रकार की बात बहुत की जाती थी, जो पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसकी अब कोई चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें सीटों का बंटवारा मोटे तौर पर तो हो गया है, कुछ सीटें रह गई हैं
और मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें 85-85-85 तीनों पार्टियों ने घोषणा की कितने पे हम लड़ रहे हैं। 18 सीटें हम छोड़ रहे हैं अपने गठबंधन के दलों और छोटे दलों के लिए, और बाकी सीटों पे फैसला कर लेंगे। मुझे ऐसा लगा कि शरद पवार को काफी ज्यादा फायदा रहा इस सीटों बंटवारे में। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शरद पवार को ही फायदा नहीं रहा, बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी को इससे फायदा हुआ। और इस प्रकार का जो फार्मूला उन्होंने तय किया है, इससे महायुति को थोड़ा मुश्किल हो गई है भाई। वहां पे हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी में तीनों तीनों पार्टियों ने मान लिया है कि वो बराबर बराबर की स्थिति में है। तो अब ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी ज्यादा चुनाव लड़ी। ये लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए और बराबरी की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। अब आप महायुति को देखिए, महायुति में भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 130 या 150 सीटें लड़ना चाहती है, और बाकी को वो 50-55 सीटें देना चाहती है इनको, और 80-85 सीटें देना चाहती है शिंदे को, और 50-55 सीटें देना चाहती है अजित पवार को। तो उस अगर महायुति बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वो चुनाव जीतते हैं, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अपने दोनों पार्टनरों से बहुत ज्यादा होंगी। तब फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा भी देवेंद्र फडणवीस का ज्यादा होगा, और इन दोनों के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत ही कमजोर होंगी। तो मुझे लगता है कि महायुति लगातार पूरे चुनाव में इस तनाव का शिकार रहेगा। वो कैसे इस तनाव से उबरता है और कैसे आपसी तालमेल को बेहतर करता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस प्रकार का तनाव तो अब महाविकास अघाड़ी में है ही नहीं, क्योंकि तीनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं, और उन्होंने चूंकि 85-85 सीटें ही तय की हैं, और दूसरे पार्टनरों के लिए भी काफी गुंजाइश निकाल दी है। क्या इस बात की भी संभावना दिखती है महाराष्ट्र में, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था, कि चुनाव नतीजे आने के बाद एक तरीके से गठबंधन में रिकॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई घटक इधर जाएगा, कोई उधर आएगा, मुख्यमंत्री जिसको बनने का मौका मिले उसके आधार पर? एक अनिश्चितता ज्यादा है। आज की ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में इतना तो कम से कम दिखाई पड़ता है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आई तो ज्यादा संभावना ये है, और अजित पवार के आने से अगर मान लीजिए महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई लगी, उनके पास जो भी एमएलए हों, कौन कह सकता है कितने एमएलए उनके जीतेंगे, तो अजित पवार सबसे पहले महायुति छोड़कर महाविकास अघाड़ी में आ सकते हैं। ऐसी संभावना महाविकास अघाड़ी की तीनों में से किसी पार्टी की नहीं है। न तो शरद पवार की पार्टी भाजपा के साथ जाएगी, न उद्धव ठाकरे की पार्टी भाजपा के साथ जाएगी, कांग्रेस भी भाजपा के साथ नहीं जा सकती। लेकिन महायुति में एक पार्टनर ऐसा है जो कि बड़ी तत्परता से पाला बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। आज की अपनी बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके।